राहुल के जोर से चिल्लाने के बाद भी अदिति का कोई जवाब नहीं आता। वो पूरी तरह बिखर जाता है। वो जमीन पर घुटनों के बल गिरता है और रोते हुए खुद से कहता है, आखिर मैंने तुम्हें खुद से दूर ही क्यों किया अदिति। राहुल रोते हुए अदिति के गायब होने का दोषी खुद को ठहरा रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो एक पल के लिए वहीं थम गया और घूर कर सामने देखते हुए खुद से बोला, ये तो अदिति का ब्रेसलेट है। यह देखते ही वो तुरंत उस दिशा में भागा और उस जगह को ध्यान से देखने लगा। वो हाथ आगे करके उस ब्रेसलेट को निकालने लगा, लेकिन जब ब्रेसलेट नहीं निकला तब उसने उस गीली जगह पर पैर रखा और उसने झुककर उस ब्रेसलेट को उठा लिया। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वो जिस जगह पर खड़ा है वो जगह नीचे की तरफ धंस रही है और वो चौंकते हुए खुद से बोला, ये तो दलदल है। ये कहकर वो उस जगह से निकलकर थोड़ी दूर खड़ा हो गया और खुद से बोला, इसका मतलब तो यह है कि अदिति इस दलदल में गिर गई है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। यह सोचते हुए वो दौड़कर अपनी बाइक के पास जाता है और बाइक की डिक्की में से एक रस्सी निकालते हुए खुद से कहता है, भाई अशोक, ये रस्सी कपड़े सुखाने के लिए खरीदी थी, लेकिन देख, आज ये रस्सी तेरी भाभी को बचाएगी। राहुल तुरंत वहां से दौड़ते हुए उस पेड़ के पास चला जाता है जहां दलदल में अदिति गिरी थी और तुरंत पास के पेड़ से रस्सी को घुमाकर उस दलदल में छलांग लगाने लगता है। उसके हाथ में रस्सी है और वो जैसे ही दलदल में जाता है उसका पैर अदिति के हाथ से टकराता है। राहुल खुश होते हुए कहता है, इसका मतलब यह कि अदिति अभी बहुत नीचे नहीं गई है, मैं उसे बाहर निकाल सकता हूं। और राहुल जल्दी जल्दी थोड़ा नीचे जाने लगता है। उसके हाथों में अदिति का हाथ आता है और अदिति का हाथ पकड़कर वो उसे ऊपर खींचने लगता है। दलदल होने की वजह से यह काम बहुत मुश्किल होता है। पूरी कोशिश कर उस रस्सी की मदद से राहुल अदिति को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। वो अदिति को बाहर निकालकर जमीन पर लेटाता है और उसे उठाते हुए पूछता है, अदिति, तुम ठीक तो हो? अदिति, अदिति प्लीज कुछ जवाब दो। लेकिन अदिति की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। राहुल अदिति की नब्ज देखता है और वो बहुत बुरी तरह घबरा जाता है। वो घबराते हुए अपनी जगह से उठता है और खुद से कहता है, अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं अदिति को। राहुल अदिति को लेकर परेशान हो ही रहा होता है कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, कुछ पाने के लिए इंसान को कुछ खोना पड़ता है। तुम दोनों तो कुछ बहुत बड़ा पाने आए हो, तो इतनी आसानी से तो वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा ना। यह आवाज सुनकर राहुल चौंक जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती है, इधर उधर क्या देख रहे हो? अगर तुम वो शस्त्र लेने आए हो तो उसके लिए तुम्हें मेरी इजाजत लेनी होगी। ऐसे ही तो तुम मेरे पत्तों को मुझसे जुदा करके नहीं ले जा सकते ना। यह सुनकर राहुल थोड़ा चौंक जाता है और सवाल करता है, तुम कौन हो और तुम कहां से बोल रहे हो? मुझे मेरी दोस्त को जिंदा करना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, प्लीज मेरी मदद करो। राहुल के ये कहते ही सामने से आवाज आती है, इस लड़की की चिंता मत करो, अब इसके प्राण मेरे और तुम्हारे हाथों में है। रही बात मेरी, तो मेरा निवास इस पेड़ में ही है और जो शक्ति तुम लेने आए हो वो सिर्फ मैं ही तुम्हें दे सकता हूं और मेरी इजाजत के बिना तुम इन पत्तों को ना तोड़ सकते हो और ना ही ले जा सकते हो। ये सब सुनकर राहुल को थोड़ा अजीब लगता है और वो सवाल करता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक पेड़ कैसे बोल सकता है? और मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त कुछ पत्तों को तोड़कर ले जा सकता हूं, तुम मुझे कैसे रोकोगे? राहुल के ये कहते ही पेड़ में से हंसने की जोरदार आवाज आती है, अरे तुम्हारी दोस्त यही तो कर रही थी, सीधे पत्ते तोड़ने लगी तो मैंने उसे दंड दे दिया, लेकिन तुम चाहो तो उसे जीवित कर सकते हो और इन पत्तों को भी ले जा सकते हो। यह सुनते ही राहुल सवाल करता है, जल्दी बताओ मुझे, ये कैसे संभव है? मैं हर हाल में अपनी दोस्त को बचाना चाहता हूं, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। यह सुनते ही फिर आवाज आई, अच्छा कुछ भी कर सकते हो, देख लो, सोच लो, क्योंकि एक बार तुमने हां कह दिया और तुम्हारी परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई तो फिर तुम पीछे नहीं हट सकते। यह सुनते ही राहुल थोड़ा घबराते हुए बोलता है, ये परीक्षा प्रक्रिया, आप थोड़ी सिंपल भाषा में बात नहीं कर सकते क्या? तभी पेड़ से गंभीर स्वर में आवाज आई, तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी और उस परीक्षा में सफल होते ही तुम्हारी दोस्त जिंदा हो जाएगी और फिर तुम उन पत्तों को भी यहां से ले जा सकते हो। पर याद रहे,
इस परीक्षा में तुम्हारी मौत भी हो सकती है। अगर किसी मनुष्य का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना हो तो इस परीक्षा में उसकी मौत हो जाती है। यह सब सुनकर राहुल घबराते हुए अदिति की तरफ देखता है और कहता है, अदिति, वैसे हम इस शस्त्र को पा रहे हैं ताकि हम किसी को नुकसान पहुंचा सके, और मैं जानता हूं कि शायद इस परीक्षा में मेरी जान भी चली जाएगी, लेकिन सच कहूं तो अगर तुम जिंदा नहीं हो तो मैं भी जीकर क्या करूंगा। यह कहते हुए राहुल 2 कदम आगे बढ़ता है और अपने हाथ जोड़कर उस पेड़ से कहता है, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं, पर प्लीज मेरी दोस्त को बचाने का मुझे एक मौका दीजिए। राहुल के ये कहते ही सामने से आवाज आती है, तो ठीक है, तुम सामने उस पत्थर पर बैठ जाओ, और हां, तुम उस पत्थर से तब तक नहीं उठ सकते जब तक तुमसे कहा ना जाए। राहुल जाकर उस पत्थर पर बैठ जाता है। राहुल जैसे ही उस पत्थर पर बैठता है वैसे ही पूरे जंगल की भूमि में से सांप निकलकर बाहर आने लगते हैं, तकरीबन हजारों सांप एक साथ। ये नजारा देखकर राहुल बहुत बुरी तरह घबरा जाता है और वो खुद से घबराते हुए कहता है, ये इतने सारे सांप सब मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? कैसी परीक्षा है ये? दलदल से अदिति को निकालने के बाद राहुल को पेड़ से आवाज आती है कि उसे परीक्षा देनी होगी अदिति को बचाने के लिए, और राहुल परीक्षा देने के लिए एक पत्थर पर बैठ जाता है। पेड़ से आवाज आती है कि राहुल अब उस पत्थर से नहीं उठ सकता जब तक कहा ना जाए। राहुल के उस पत्थर पर बैठने के कुछ देर में ही पूरे जंगल से सांप बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। राहुल इतने सारे सांप देखकर बहुत बुरी तरह घबरा जाता है। वो डरते हुए खुद से कहता है, इतने सांप एक साथ, और ये सब मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? कैसी परीक्षा है ये? सांप मेरे पास आएंगे तो मुझे काटेंगे, उन्हें थोड़ी पता है कि मेरी परीक्षा है ये। राहुल खुद की जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा साफ साफ देख सकता है, लेकिन वो अदिति से इतना प्यार करता है कि उसके लिए खुद की जान कुर्बान करने को भी तैयार है। राहुल देखता है कि वो सांप रेंगते हुए उसके उस पत्थर पर आ रहे हैं, और वो ये देखकर अपनी आंख बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें बंद ही नहीं हो रही हैं। वो देखता है कि 2-3 सांप उसके कपड़ों पर चढ़ जाते हैं, और ये होते ही उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगता है। उसे अपनी मौत अब साफ साफ सामने दिखाई देने लगती है। वो डरते हुए खुद से कहता है, मैं जानता हूं अब मेरा मरना तय है। इतने जहरीले सांप अगर किसी को काट ले तो वो इंसान बच ही नहीं सकता, और मुझे तो यहां बचाने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन अदिति, मैं मरने के लिए तैयार हूं, और मरने से पहले सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूं। बस तुम प्लीज एक बार मुस्कुरा दो। यह कहते हुए वो अदिति की तरफ देखने लगता है, लेकिन बेसुध पड़ी अदिति के चेहरे पर कोई भाव नहीं होते। वो अभी भी बेहोश पड़ी है, और राहुल फिर जैसे ही अपने शरीर की तरफ देखता है तो नजारा देखकर उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। वो देखता है कि अब उसके पूरे शरीर को सांपों ने घेर लिया है, और उसके शरीर पर इतने सांप हैं कि अब उसके कपड़े भी नहीं दिख रहे हैं। तभी एक सांप आता है और फन फैलाकर ठीक उसके मुंह के सामने लहराने लगता है। इतने नजदीक से अपनी मौत को देखकर राहुल सुन्न पड़ जाता है। वो सांप रेंगते हुए राहुल के और करीब आता है, और राहुल को डसने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही पेड़ में से फिर एक आवाज आती है, अगर तुम चाहो तो अभी भी यहां से जा सकते हो। ये सांप तुम्हें छोड़कर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। जाओ, चले जाओ यहां से। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मैं इस लड़की के बिना नहीं जाऊंगा यहां से। मैंने इससे हमेशा दोस्ती निभाने का वादा किया है, तो मैं इसे ऐसे मरता हुआ कैसे छोड़ दूं? राहुल के ये कहते ही अचानक से वो पत्थर जिस पर वो बैठा है, वो पत्थर नीचे जमीन में धंसने लगता है, और राहुल भी उस पत्थर के साथ नीचे जाने लगता है। राहुल जैसे ही अपने आसपास देखता है तो पाता है कि वो एक बड़े से समुद्र के अंदर है, और वो पानी में नीचे अपने आप जा रहा है। वो देखता है कि अब उसके शरीर पर कोई सांप नहीं है। वो अचंभित होकर खुद से कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, और मुझे कहां ले जाया जा रहा है? राहुल जब तक इन सवालों के जवाब ढूंढ पाता तब तक वो समुद्र की गहराई में जमीन पर पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि एक फल लगा है। वो अचंभित होकर खुद से पूछता है, ये कैसा फल है और इसका मैं क्या करूं?
पहले तो कभी नहीं देखा मैंने ऐसा फल। वो तैरते हुए उस फल तक पहुंचता है और उस फल को तोड़ने लगता है। वो फल टूटकर उसके हाथ में आ जाता है और राहुल को समझ आता है कि इस फल का उद्देश्य क्या है। कहीं इस अजीब फल से ही तो नहीं बचेगी मेरी अदिति की जिंदगी। वो तुरंत फल लेकर वहां से तैरते हुए ऊपर जाने लगता है और ऊपर पहुंचकर जैसे ही वो जमीन पर पड़ी अदिति के पास उस फल को रखता है, वो देखता है कि अदिति को होश आने लगता है। राहुल का चेहरा खिलखिलाने लगता है और अदिति पूरी तरह होश में आ जाती है। राहुल उसे घूर कर देख रहा है खुशी के मारे, और वो खुशी खुशी में सीधे अदिति को हग कर लेता है। अदिति तुरंत उसे खुद से दूर करती है और राहुल के गाल पर एक कसकर तमाचा लगाती है। ये तमाचा खाते ही राहुल के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वो अदिति से कुछ कहता उससे पहले अदिति गुस्से में कहती है, अरे कितना टाइम लगता है यार तुम्हें आने में? अगर मैं मर जाती तो? कितने खुदगर्ज इंसान हो तुम, मुझे यहां अकेला छोड़कर आराम से घूमने लग गए जंगल में। राहुल ये सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। वो मन ही मन खुद से कहता है, अरे यार बताओ कोई इन्हें कितने सितम किए इन्हें बचाने के लिए, और इन्होंने तमाचा मार दिया खींच के। राहुल कुछ कह पाता उससे पहले अदिति चिल्लाते हुए कहती है, अब यहां ऐसे ही जमीन पर बैठे रहोगे या चलोगे उन पत्तों को लेने के लिए? वो देखो वहां गिरे हुए हैं, इन्हें तोड़ने के चक्कर में ही मैं गिर गई थी इस दलदल में। राहुल बिना कुछ कहे उठता है और जाकर सीधे उन पत्तों को उठाने लगता है। लेकिन वो देखकर चौंक जाता है कि वो उन पत्तों को उठा ही नहीं पाता। तभी पेड़ में से आवाज आती है, नहीं, तुम इस पत्ते को नहीं ले जा सकते। ये कार्य तो उस लड़की को ही करना होगा। पेड़ से आई इस आवाज को सुनकर अदिति के होश उड़ जाते हैं और वो इधर उधर देखते हुए राहुल से पूछती है, अरे इसका मतलब यह है कि यहां हम दोनों के अलावा और भी कोई है राहुल? राहुल अदिति से कहता है, अदिति सूर्यास्त होने वाला है, प्लीज वो पत्ते उठा लो, फिर सब बताता हूं मैं तुम्हें। अदिति उन पत्तों को उठाती है और उसके पत्ते उठाते ही पेड़ में से आवाज आती है, तुम्हारा उद्देश्य उचित है। तो अपने साथ हुए अत्याचार का प्रतिशोध लेना चाहती हो, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने उन लोगों को छोड़ दिया तो वो कई अपराध करेंगे। पर दो बातें याद रखनी होगी। पहली ये कि इस शस्त्र के मिलने के बाद भी इसका उपयोग करना इतना आसान नहीं है, और दूसरा ये कि लड़के, तू इस लड़की की जान तो बचा सकता है जैसे आज बचाई है, पर इस शस्त्र का उपयोग केवल यही कर सकती है। यह सुनते ही अदिति राहुल की तरफ देखने लगती है और कहती है, तुमने ऐसा क्या कर दिया? और यह आवाज क्या सच में इस पेड़ में से आ रही है? राहुल सिर्फ अदिति से इतना कहता है, अभी चलो यहां से, बाकी सब बातें घर पहुंचकर बताऊंगा। अदिति वहां से मुड़ती है और जाने लगती है। तभी राहुल उस पेड़ से सवाल करता है, वैसे वो विशेष फल कौन सा था? क्या मैं उसे ले जा सकता हूं? राहुल के ये पूछते ही पेड़ में से आवाज आती है, कौन सा फल राहुल? किस फल की बात कर रहे हो तुम? मुझे तो कोई फल नजर नहीं आ रहा। राहुल जैसे ही मुड़कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जिस फल को जमीन के नीचे से लेकर आया था वो फल वहां था ही नहीं। अदिति और राहुल